नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक भौतिक विज्ञान का चौथा भाग कवर करेंगे। इससे पहले 3 भाग में करा चुका हूँ प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के और उनको प्लेलिस्ट में बना दिया है सामान्य विज्ञान के, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब भौतिक विज्ञान में जो भी बचा है वो इसी में हम लोग कवर करेंगे। विज्ञान टोटल 5 नंबर की है और हमको उतना ही पढ़ना है जितना नंबर का सब्जेक्ट कवर कर रहा है। 4 पार्ट इसमें हो जाएंगे और आगे हम लोग रसायन विज्ञान को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, तरंगें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। तो जो वेव्स हैं वो 2 तरह की होती हैं मेनली, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अब बोला जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो अयांत्रिक तरंगें हैं उनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं। प्रकाश की गति है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इससे पहले मैं लेक्चर में कवर करा चुका हूँ, जैसे गामा रेज, परावैंगनी किरणें, एक्स रेज और रक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अब हम लोग ध्वनि तरंगों के बारे में देखते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। जो हर्ट्ज होती है वो आवृत्ति की यूनिट होती है। और जो ध्वनि तरंगें होती हैं लिखा है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो मीडियम के पैरेलल मूव करती हैं और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो मीडियम के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। अगला पॉइंट है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। और चमगादड़ जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही निकालते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति सुन सकता है। अब देखते हैं पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। यहाँ पे लिखा है चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य तरंगें होती हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। जो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं 2 आपको याद रखना है, संकेत भेजने में मतलब सिग्नल भेजने में और दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। 330, 332 लिखा रहता है कहीं कहीं, तो आपको याद रखना है कि वायु में ध्वनि की चाल इतनी है, बहुत कम है। देखो जैसे आप कंपेयर करो कि जो लाइट की स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इससे बहुत ज़्यादा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। कई बार क्वेश्चन इस पे बन चुका है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। और ये भी याद रखना है आपको, जो ध्वनि है ना उसको मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब ध्वनि निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकती, जबकि जो प्रकाश है ना वो निर्वात में उसकी जो है स्पीड वो मैक्सिमम होती है। तो ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा तेज गति होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अगला पॉइंट देखते हैं, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। जब ध्वनि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आवृत्ति उसकी सेम रहती है, बदलेगा क्या, स्पीड और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो एक यहाँ पे रिलेशन लिखा है, स्पीड आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में v = n लैम्डा। जहाँ पे v है वो ध्वनि की चाल है, n है वो ध्वनि की आवृत्ति है और लैम्डा है वो तरंग दैर्ध्य ध्वनि की। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ध्वनि प्रतिध्वनि मतलब जो इको होता है उसको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है
जो इको होता है ना कि हमने कुछ बोला और उसको वो हमको पुनः सुनाई दे, तो इसको सुनने के लिए हमारे और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.6 एक्चुअल में होता है, आप उसको 17 ले लिए। अगला है सोनार प्रतिध्वनि इको के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई मतलब एसआई यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है, ये याद रखना है आपको। ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारे कान है ना उस पर कोई ध्वनि सुनाई दी तो उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक रहता है। अगला पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। दिन में कई सारी ध्वनियाँ आपस में ट्रेवल करती है ना, तो ध्वनि जो है क्लियर कोई नहीं सुनाई देती, और रात में शांत माहौल होता है तो जब आप कुछ बोलोगे तो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि प्रतिध्वनि मतलब अपवर्तन उसका कम होगा। जब किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, मतलब दोनों मूव कर रहे होते हैं, जो ध्वनि जहाँ से उत्पन्न हो रही है और जो सुन रहा है ध्वनि, दोनों मूव कर रहे होते हैं, उनके बीच अपेक्षिक गति मतलब रिलेटिव मोशन होता है। तो जो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति है ना उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि जब श्रोता और स्रोत दोनों मूव कर रहे होते हैं तो जो ध्वनि की आवृत्ति है ना श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसी को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। अगला पॉइंट है समान ताप व दाब की स्थितियों में किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल व उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु का उस माध्यम में मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं होता है, मैक नंबर किसी मीडियम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि का चाल का रेशियो होता है। कोई बॉडी है किसी माध्यम में मूव कर रही है तो उसकी चाल बटा उसी मीडियम में ध्वनि की चाल, इस रेशियो को मैक नंबर बोलते हैं। तो इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मैक नंबर यदि 1 से कम होगा तो इसको सब सोनिक बोलते हैं, और मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना जो फाइटर प्लेन होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, तो उनकी मैक नंबर है ना वो 1 से ज़्यादा होती है, मतलब उनकी जो गति होती है ना स्पीड वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। मैक नंबर यदि 5 से ज़्यादा है तो उनको हाइपरसोनिक बोलते हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं ना, रूस और चीन डेवलप कर चुका है और यूएसए भी काम कर रहा है इस पर। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो सेकंड लोलक है उसका आवर्तकाल, इसको पेंडुलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो 2 सेकंड होता है। आगे देखते हैं रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं को पहचान व उन्हें पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रडार का प्रयोग दूर की वस्तुओं को पहचानने और पता लगाने में होता है, और रडार में रेडियो वेव्स का यूज होता है, ये भी याद रखना है, रडार में रेडियो वेव्स का यूज होता है। रडार और रेडियो सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, इससे आप याद रखिए। अगला है यक्स किरणों की खोज रोटेंजन ने की थी। तो आपको याद रखना है यक्स किरणों की खोज रोटेंजन ने की थी और गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। और जो बैकुरल है ना वो रेडियो एक्टिविटी की इकाई भी होती है, आप ये भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन पहले बन चुका है। अब हम लोग जो डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं उनकी भेदन क्षमता, परमिएबिलिटी जो पावर है ना वो देखेंगे। सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की, उसके बाद अल्फ़ा किरणों की, फिर बीटा किरणों की, सबसे कम होती है अल्फ़ा किरणों की। तो ये आपको रखना है अल्फ़ा बीटा एक्स गामा। अल्फ़ा की सबसे कम, उससे ज़्यादा बीटा की, उससे ज़्यादा एक्स की, उस गामा किरणों की सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। जो हम लोग सिग्नल यहाँ से भेजते हैं ना वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में आयन मंडल से टकरा के हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं ना वो यहीं पे मूव करते हैं, तो वहाँ से आयन मंडल से टकरा के वापस जो टावर होते हैं वहाँ से रिसीव होके अलग अलग डिवाइसेस पे जाते हैं। एक इस पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अगला है मानवों में ध्वनि कंठ लेरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन इस पे बनता है कि जो मानव है ना वो आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ज़्यादातर कंठ नहीं लिखा होगा, ये तो लाइरिंक्स से लिखा होगा या वॉइस बॉक्स से लिखा होगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं।
लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। अगला पॉइंट है ध्वनि का तारकत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहले आप नीचे हम लोग तारकत्व देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण वो हमें मोटी या पतली सुनाई देती है उसको तारकत्व बोलते हैं। तो जो मोटा या पतला सुनाई देना ध्वनि का है ना, वो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो तारकत्व बढ़ने से ध्वनि पतली होती है और मोटी ध्वनि का तारकत्व कम होता है। अगला पॉइंट है वायु के वेग को मापने के वाले उपकरण को एनीमोमीटर बोलते हैं। ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायु की गति को किससे नापते हैं, तो एनीमोमीटर से मापते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर है ना, उस पे जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो कम होती है, ध्रुवों पे ज़्यादा होती है। एक्चुअल में सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है ध्रुवों पे, इसलिए जी की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे। अगला पॉइंट है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G(m1m2/r²) पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप याद कर लीजिए कि जो दो पिंड हैं, वो दो बॉडीज हैं, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। पता नहीं कितना पसंदीदा क्वेश्चन है ये। बोल देगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी नापने की। प्रकाश वर्ष अजीब तरह से सुनने में आता है कि प्रकाश वर्ष कहाँ से हो सकती है, लेकिन प्रकाश वर्ष होती है दूरी नापने की इकाई। अगला है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक्चुअल में ये खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यहाँ से जो बॉडी है ना, स्टार्स प्लैनेट्स की दूरी, उनको पारसेक में मेजर करते हैं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्रीम है वो रखे हैं। इतना आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, और आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। अगला किसी वस्तु की वह प्रकृति जिसके कारण वह अपनी गति अथवा विराम अवस्था में बनाए रहने की प्रवृत्ति रखती है, जड़त्व बोलते हैं। बोल देगा जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का मतलब ये होता है कि बॉडी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। वो गति में है तो गति में रहना चाहती है, और स्थित है तो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और ये जड़त्व इसी के कारण होता है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मोटर गाड़ी या किसी भी जगह, मतलब मोटर गाड़ी, बाइक, ट्रेन, कहीं पे हम लोग बैठे होते हैं, वो अचानक चलती है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी स्थिर है, और गाड़ी एकदम चली तो बॉडी तो हमारी स्थिर रहने की कोशिश करती है, तो बॉडी आगे चली तो इस वजह से हम लोग पीछे झुक जाते हैं। गाड़ी चली गई, बॉडी जो हमारी है वो वहीं रहने की कोशिश करती है, तो हम लोग पीछे झुक जाते हैं। दूसरा है पेड़ों पर डंडा फेंक कर मारने से फल गिर जाते हैं। तो हम लोग डंडा फेंक के मारेंगे तो डंडे ने जाके आगे उस पर फोर्स लगाया तो वो तो लटक रहे थे, वो जो फल हैं वो तो स्थिर रहना चाहेंगे ना, लेकिन जिस पे मतलब जो फल हैं वो जिस चीज़ से लटके हैं ना वो आगे की तरफ मूव करेगा, इसलिए वो नीचे गिर पड़ता है। अब हम लोग न्यूटन के नियम देखेंगे। 3 नियम है ना गति के, वो तीनों देखेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को याद रखने हैं। पहला नियम है यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, जब तक उसमें कोई वाय बल लगाकर अवस्था परिवर्तन न किया जाए। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो पहले मैंने जड़त्व बताया, और इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं कि कोई बॉडी है ना वो अपनी स्थिति को चेंज करने की, मतलब सेम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसमें कोई हम लोग बाहरी बल न लगाएंगे। दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। तो जो F=ma आता है ना वो इसी से आता है। एक्चुअल में जो संवेग होता है ना वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और यहाँ पे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बोल रहा है। एक्चुअल में यह प्रोपोर्शनल टू mv/t। वेग संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी mv/t। तो v/t जो होता है ना वही एक्सीलरेशन होता है।
एक्चुअली में एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको v को मीटर पर सेकेंड लिखेंगे और सेकेंड यहाँ नीचे पहले से t लिखा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से F=m आ जाएगा, m लिखा है और जो v/t है ना वो a हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को थोड़ा बोलते हैं ना v/t, तो वही यहीं से ये F=m आया है। अब हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं न्यूटन का। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी को प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन टू एवरी रिएक्शन टू एवरी एक्शन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला पॉइंट है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है, ये तूफान आने का संकेत है। मतलब बैरोमीटर की रीडिंग यदि अचानक गिरेगी तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है। अगला पॉइंट है किसी आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। एक्चुअल में श्यानता विस्कोसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो लिक्विड होता है ना उसकी लेयर जो मूव करती है उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको श्यान बल बोलते हैं। तो यदि जो आइडियल लिक्विड होगा उसमें इनकी लेयर के बीच में कोई बल नहीं कार्य करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो आइडियल लिक्विड होता है उसकी जो विस्कोसिटी या श्यानता होती है वो 0 होती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। जो पृथ्वी का केंद्र है ना सेंटर, उस पर जी का मान 0 होता है। अगला है कपड़े धोने की मशीन अब केंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कपड़े वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला है लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन वही रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में लोहे में जंग लगने से आयरन ऑक्साइड बन जाता है और नमी ग्रहण कर लेता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। अगला है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट भी याद रखनी है, वैल्यू भी याद रखनी है। तो इसका मान सबसे पहले लॉर्ड कैवेंडिश ने निर्धारित किया था। इनका नाम याद रखना है कि लॉर्ड कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू सबसे पहले निकाली थी। अगला है न्यूटन का गति का प्रथम नियम गैलीलियो का गिरते पिंड का नियम भी कहलाता है। जो पहला नियम है ना जड़त्व का नियम, उसको गैलीलियो का गिरते पिंड का नियम भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, पहले 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। अगला पॉइंट है जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो रॉकेट है वो न्यूटन के तृतीय नियम पे बेस्ड है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रॉकेट में ईंधन जलाते हैं तो गैसेस पीछे की तरफ निकलती हैं, तो वो रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजती हैं, तो पीछे क्रिया प्रतिक्रिया हो गई ना। तो रॉकेट है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अगला है साइकिल के टायर का अचानक फट जाना किस प्रक्रम का उदाहरण है। ऐसे लिखा होगा समतापी, समदाबी, रुद्धोष्म या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्धोष्म या एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है साइकिल के टायर का अचानक फट जाना। जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है ना वो एक्चुअल में इंस्टेंट प्रोसेस होती है, अचानक प्रोसेस। इसमें जो मीडियम होता है ना उससे सराउंडिंग में कोई ना ही एनर्जी गेन होती है ना लॉस होती है। अगला है बॉल पॉइंट पेन जो होता है ना आप लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, वो गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्चुअल में जो स्पेंक भरी होती है वो काफ़ी विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं तो जो बॉल है ना वो मूव करती है तो धीरे धीरे इंक है ना उसी से बाहर निकलती है गुरुत्व बल के कारण। उस पर जो अंदर इंक भरी है उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। आगे देखते हैं लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है। कैपिलैरिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी केशिकात, तो ये इसी पे बेस्ड है कि इसमें जो बत्ती होती है लैंप की उसमें कई कैपिलैरिटी होती हैं, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उसमें मूव करता है तेल। तो ये आपको याद रखना केशिकात तो या कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल है। अगला आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। दूसरा है हवा की गति को किससे मापते हैं, वो एनीमोमीटर से नापते हैं, ये आपको याद रखना है। दूध की सघनता या घनत्व, या दूध की ऐसा भी बोल सकता है कि दूध की जो है ना प्योर शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं।
अगला है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाना अपकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो मथेंगे जब हम लोग दूध को, अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, आपको बस याद रखना है। तो दूध को मथने पर जो क्रीम है ना वो बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाती है अपकेंद्र बल के कारण। अगला है तुल्यकाली उपग्रह, या इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इनको भूस्तरणीय उपग्रह भी बोलते हैं। तो इनका परिक्रमण काल पूछे कितना होता है, तो इन जैस स्पीड से अर्थ घूमती है उसी के मतलब अर्थ के सापेक्ष ये स्थिर रहते हैं। तो ये जितने टाइम में अर्थ अपने एक्सिस में घूम जाती है उतने ही टाइम में ये भी अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। तो इनके जो परिक्रमण की अवधि है वो 24 घंटे होती है। और ये अगला वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भूस्तरणीय उपग्रह हैं वो पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग कितनी ऊंचाई पे उनको क्या बोलेंगे प्रक्षेपित करके जो मूव करते हैं ना कक्षाओं चारों तरफ, तो लगभग 36,000 किलोमीटर पे होते हैं पृथ्वी की सतह से, ग्राउंड सरफेस से। आगे पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का असंजक बल है। अब मैं यहाँ पे आपको असंजक और ससंजक कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में बताऊंगा। जो असंजक बल है दो समान तरह के पार्टिकल्स के बीच में लगता है, मतलब तेल की बूंदों या पानी की बूंदों के बीच जो है वो ससंजक। स का मतलब समान, आ का मतलब असमान, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे पानी और तेल की बात हो रही है, तो जो पानी और तेल के बीच का काम करेगा असंजक करेगा ना, पानी अलग है तेल अलग है। तो जो पानी की बूंदों का आपस का ससंजक बल है वो पानी और तेल के बीच के असंजक बल से अधिक है, इसलिए पानी है ना वो तेल वाली सरफेस पे चिपकता नहीं है। दूसरा है वर्षा की बूंदों का गोलाकार जो आकार है वो गोलाकार होने का क्या कारण है, वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसके कारण जो वस्तु है ना मतलब लिक्विड है वो मिनिमम आकार का मिनिमम सरफेस एरिया ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम सरफेस एरिया इसी का होता है गोले का, ये याद आप रखिए। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच ससंजक बल होता है, ये आपको याद रखना है कि जो सरफेस टेंशन होता है ना, जो ससंजक बल अब मैं बताया ना कि सेम तरह के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो बल लगता है वो ससंजक बल है। तो ससंजक बल की वजह से यदि आप जैसे गिलास में पानी रखा है तो बीच में उसका लेवल है ना थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ तो खींच रहा होता है लेकिन इससे ऊपर की फ्री सरफेस होती है तो उसमें ऊपर की तरफ बल नहीं लग रहा होता है। अगला घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी। तो घड़ी के स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है। गति का जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लीवर या उत्तोलक को रख दिया, इस पर भी क्वेश्चन पता नहीं कब न टपक पड़े, तो आपको ये याद रखना है कुछ नहीं होता है। उत्तोलक एक सीधी और मुड़ी हुई क्षण होती है जो किसी पॉइंट के एक अराउंड मूव कर सकती है। और इसमें 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, आयास और भार, फलक्रम, एफर्ट और लोड। आलम्ब, फलक्रम, आयास, एफर्ट और भार, लोड। और उत्तोलक है वो 3 तरह के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इनको मैं कुछ मत याद रखिए, बस आप ये एग्जाम्पल याद रखिए। प्रथम श्रेणी का कैंची, दूसरी श्रेणी का सरौता और तृतीय श्रेणी का चिमटा। कैंची, सरौता, चिमटा, बस ऐसे याद रखिए 3 इसी क्रम में, कैंची, सरौता और चिमटा। बस अपने आप बता लेंगे कि कहाँ आयास, आलम्ब और भार कहाँ होता है। जब आप कैंची को जैसे देखिए तो कैंची मैंने यहाँ पे बनाई है, तो कैंची में बीच में आलम्ब होता है और एक तरफ से हम लोग लोड लगाते हैं वो आयास होता है, और जो भार होता है वो दूसरी तरफ काटता है जो वो है। तो सीधी सी बात है, आयास और भार के बीच में आलम्ब होता है, वो हो गए प्रथम श्रेणी को। तो दूसरा है सरौता, द्वितीय श्रेणी का। तो सरौते में क्या होता है, एक तरफ आयास होता है किनारे में और दूसरे किनारे में आलम्ब होता है और बीच में हम लोग सरौते में कुछ रख के काटते हैं ना, तो ये हो गया द्वितीय श्रेणी का, जिसमें आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है। और तृतीय श्रेणी का चिमटा, चिमटे में क्या होता है, एक तरफ से मुड़ा होता है ना और दूसरी तरफ लास्ट में भार होता है और बीच में हम लोग लगाते हैं आयास, तो इसमें आलम्ब और भार के बीच में आयास होता है। बस इसी के साथ आपका मेरी तरफ से जितना होना चाहिए था आप सफिशिएंट वो मैंने प्रारंभिक भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें आपको रसायन विज्ञान कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।